हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देख लेते हैं आज कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमें डिस्कस करने हैं। जीएस पेपर 2 से संबंधित ये आर्टिकल है हमारा द हिंदू में। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली आज संडे है तो देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कुछ इम्पोर्टेंट है हमें वो डिस्कशन करना है, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर में सारे न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए नहीं होते हैं। ये हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा, और फिल्टर करने के क्रम में हमें देखना पड़ेगा कि किससे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, उसी को प्रायोरिटी में रखना। अदरवाइज यूपीएससी में आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, 2017 के बाद से जो पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चन आने को, बिल्कुल ही डिवास्टेटिंग नेचर का है। तो आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो दैट हमें बहुत ही अपने अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, इररिलेवेंट टॉपिक्स को फिल्टर करना पड़ेगा, और कुछ भी जो एडिटोरियल डिस्कशन के नाम पे हो, पढ़ने से हमारा काम नहीं बनेगा। तो मैं ट्राई करूँगी कि जो क्वेश्चन आप जो भी आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करूँ, उसके पीछे क्या कुछ क्वेश्चन आया या क्वेश्चन आने की संभावना कैसी है, उससे रिलेट करके हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है, और ये जो टॉपिक है ये वुमेन से संबंधित है, वुमेन के राइट से संबंधित है। अब ये राइट किस मैटर का है? ये राइट जो है प्रेगनेंसी के मैटर का है, राइट। और इसके लिए क्या कुछ उपाय हमारे देश में हो चुके हैं, क्या कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, और वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। देखो मैं आपको एक बता दूं थोड़ा सा नॉर्मली। देखो यूएसए में भी इलेक्शन होने वाला प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये जो है एबॉर्शन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पे। राइट है वुमेन का कि वो जो है प्रेगनेंसी को रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती है, अबॉर्ट करना चाहती है। तो इस टॉपिक पे वहाँ चुनाव हो रहा है, बट हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी अभी इतनी वाइब्रेंट नहीं है, इतनी मैच्योर नहीं है कि इन सब मुद्दे पे चुनाव हो सके, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे चुनाव हो सके। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे काम होने बाकी हैं, सो दैट चुनाव में कहीं ना कहीं जो मुद्दा होता है, बेसिक मुद्दा जो होता है ह्यूमन का, वो पीछे रह जाता है ना। दूसरा एक इसके पीछे एक रीजन, इथिकल रीजन भी है, क्योंकि हमारे देश का इथिक्स और उनके देश का इथिक्स भी अलग है। तो मुद्दे पे आते हैं। पॉइंट क्या है हमारा? देखो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, यानी जो मेडिसिन आते हैं, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कॉन्ट्रासेप्शंस के लिए जो भी डिवाइसेस आते हैं, वो उनका काम क्या होता है? बेसिकली काम जो होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ये रोकथाम, ये उपाय किए जाते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है मेडिसिन। अब इसीलिए मेडिसिन को लेकर के बहुत सारे हमारे यहाँ जो है न्यूज़ चलते रहती है, जो कि कह सकते हैं साइंटिफिक ग्राउंड पे वैलिड नहीं होते हैं, और अनसेफ माना जाता है मेडिसिन्स को, और इसे लोग यूज़ नहीं करते हैं, और इसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वुमेन को। तो क्या कुछ इम्पोर्टेंट है? जो राइटर है उनका ये मानना है कि जो पिल्स है वो बहुत सेफ होता है। तो किस ग्राउंड पे ये सेफ होता है? तो कुछ इम्पोर्टेंट डेटा राइटर प्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि जो मोर्टालिटी रेट है वो हमारा 2016-18 के टाइम में 130 हुआ करता था पर 1 लाख बर्थ, पर 1 लाख जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें 130 महिलाओं की डेथ हो जाया करती थी। और अभी क्या हुआ है, पिल्स वगैरह या मॉडर्न दवाइयों का यूज़ करके ये 97 है, यानी कि डिक्रीज हुआ है। देखा जाए तो सेफ प्रेगनेंसी करवाना और वुमेन सेफ्टी इंश्योर करना और इस तरह की प्रैक्टिसेस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमारे देश के अंदर बहुत सारी जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं, राज्य सरकारों ने लिए हैं, और वर्ल्ड वाइड डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलवाए जा रहे हैं। अब लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ हाई रिस्क देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। 49.1% जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क पे जाती है। अब इसके पीछे का जो कारण है वो राइटर बताते हैं कि बहुत ही शॉर्ट गैप होता है टू प्रेगनेंसी के बीच में, जो कि है 18 महीने का। तो इसके कारण जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो कंडीशंस होते हैं वुमेन की ख़राब हो जाते हैं, और डेथ की जो रेशियो है वो बढ़ जाती है। अब ये ऐसा होता क्यों है? तो इसके पीछे बेसिकली रीज़न ये है कि जो वुमेन है वो ठीक से निगोशिएट नहीं कर पाती हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि उन्हें अवेयरनेस ही नहीं होता है, कभी दोनों पार्टनर को नहीं होता और कभी सिंगल पार्टनर को नहीं होता, या फैमिली उतनी अवेयर नहीं है, मतलब लैक ऑफ एजुकेशन जो है। और चूँकि हमारे यहाँ हेल्थ केयर एजुकेशन या हमारे यहाँ जो सेक्सुअल एजुकेशन होता है वो हमारे यहाँ प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और इसे एक तरह से बहुत क्या बोल सकते हैं, अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग का सेंस भी नहीं होता, शॉर्ट टाइम हम कह सकते हैं।
तो जो रूरल एरिया है वहाँ तो बिल्कुल ये चीज़ नदारद है, ज़ीरो है कह सकते हैं। और अर्बन एरिया में भी बहुत कम फैमिली जो है इस पे विचार करती है। तो अभी हम ये देखने वाले इस आर्टिकल के तहत ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे मेनली कारण अवेयरनेस है, एजुकेशन सिस्टम का लैक होना है, या वुमेन जो है निगोशिएट नहीं कर पाती है सब जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पार्टनर के साथ, तो इस कारण से भी ये चीज़ें होती हैं। अब इसको दूर करने के लिए क्या-क्या अचीवमेंट्स अभी तक जो हुए हैं वो बताया जा रहा है। तो देखो, ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो पिल्स अवेलेबल हैं, जो टूल्स अवेलेबल हैं, राइट, उनका उपयोग करके ये जो गैप है दो प्रेगनेंसी के बीच का, जो 18 महीने का गैप होने से जो इतना हाई रिस्क होता है, इसको अवॉइड किया जा सकता है, जिसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है पार्टनर्स के द्वारा। एंड नाउ सेकेंडली हम देखेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है, राइट, स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो DMPASC जो डिवाइस है कह सकते हैं, एक तरह का इंजेक्ट करने वाला, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने वाला एक तरह का जो डिवाइस है, जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो 2-3 साल के लिए रोका जा सकता है, महीनों के लिए रोका जा सकता है। तो इस पे जो परिवार नियोजन कार्यक्रम राज्य सरकारों के द्वारा चलवाए जाते हैं, उन उसमें इसका बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सेकेंडली हमारे यहाँ ना एक जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में होती है वो ये चीज़ होती है कि जो मेल होते हैं उनको इस मैटर में कोई प्रिवेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, रैदर की जो फीमेल होती है उनको ही बहुत सारे ऑपरेशंस एंड अदर जो मतलब अनसेफ सेफ हाई रिस्की लो रिस्की जो चीज़ भी करनी होती है, वो जो है फैमिली के प्रेशर से या लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण जो है वुमेन ही स्टेप लेती हैं, और जिसके कारण भी मेडिकल चीज़ें काफ़ी समझ में आती हैं। तो देखो, अभी कुछ हमारे यहाँ देश के अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें चली हैं जिसे हमें डिस्कस करना है और जिससे क्वेश्चन बने हैं। देखो, इन सभी चीज़ों के साथ साथ होता क्या है कि जो वुमेन है, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बहुत अवेयर है अपने हेल्थ को लेकर के, या अगर वो कुछ स्टेप लेना चाहें कि वो इस प्रेगनेंसी को अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो क्या उनके पास कुछ अधिकार हैं? हमारे देश के अंदर क्या कुछ हुआ है, इस पॉइंट पे हमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बने हुए हैं इससे। रिसेंटली एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे कि जनवरी महीने में और फैब के महीने में इसी साल जो है सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, जो दो अलग अलग केस हैं, लेकिन जो केस है उसमें सिमिलैरिटी है, पर वर्डिक्ट दोनों अलग-अलग आए हैं। तो ये एथिकल ग्राउंड पे इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन इससे कैसे बनेंगे, क्योंकि इसमें जो जजमेंट है उसमें जो लाइन यूज़ किया गया है उस पे क्वेश्चन बनने की संभावना है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, दिल्ली हाई कोर्ट में ना एक 20 ईयर की वुमेन थी, मतलब वुमेन नहीं बोल सकते, लड़की बोल सकते, बिकॉज़ शी वाज़ नॉट मैरिड गर्ल। तो यहाँ पे देखेंगे 28 वीक का उनका प्रेगनेंसी था, और जो कि बहुत ही वाइबल फीटस था, उसे वो अबॉर्ट करना चाहती थी, तो कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन सिमिलरली हम फ़ैब महीने में देखेंगे 23 ईयर की जो वुमेन थी, उनका 27 वीक का प्रेगनेंसी था, जिसे कोर्ट ने जो है मेंटल ट्रॉमा के ग्राउंड पे परमिट किया, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने का जो परमिशन है वो मिल गया। तो अब इसके पीछे कारण मेंटल ट्रॉमा था, बिकॉज़ उनका जो हस्बैंड थे, उनके हस्बैंड की जो है रिसेंट डेथ हुई थी, तो उस कारण से ये वर्डिक्ट आया। देखो, 2 केस हैं, ग्राउंड सेम है, दोनों ही केस में वुमेन नहीं चाहती हैं आगे प्रोसीड करना, और जो फीटस का टाइम पीरियड है, एक है 28 और एक है 27 वीक, लेकिन कोर्ट के जजमेंट अलग-अलग आए हैं। अब इस ग्राउंड पे हम यहाँ पे देखेंगे, तो देखो, का जो सेकंड वाला जो हमारा केस है, इसको हम आधार बनाते हुए डिस्कस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में ना बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट सामने आएंगे, बिकॉज शी वाज नॉट मैरिड वुमेन। तो हमारे यहाँ जो लॉ है ना, जो हमारे यहाँ लॉ है वो मतलब अलग तरीके से इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, और हमारे यहाँ सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि इतना हमारा सोसाइटी इतना वाइबल नहीं है, इतना मॉडर्न नहीं है कि लिविंग रिलेशंस को बहुत एक्सेप्ट करे, और लिविंग रिलेशंस के लिए हमारे यहाँ पहले कोई विशेष कानून भी नहीं था, और अभी उसे मॉडर्नाइज करके कानून बनाया गया है कि अगर लिविंग रिलेशन में रहते हैं तो सर्टेन टाइम के बाद आप पार्टनर कहलाते हैं। बट अभी बहुत सारी यहाँ पे ना त्रुटियां हैं। तो हम सेकेंड जो हमारा वर्डिक्ट है उसको ग्राउंड बना करके डिस्कशन करते हैं। इसमें ना देखो, बैलेंसिंग अप्रोच का ध्यान रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर हम आधार बनाए तो, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी लास्ट स्टेटमेंट ये था कि ये बैलेंसिंग अप्रोच है। और ये जो हमारे DY चंद्रचूड़ हैं, इनके सामने एक मुद्दा आया था जिसमें उन्होंने बैलेंसिंग वर्ड यूज़ किया था,
और ये मुद्दा भी एवोशन का ही था। तो देखो बैलेंसिंग जो है जजमेंट होना चाहिए, या बैलेंसिंग किसके बीच में? देखो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, इथिकल ग्राउंड पे जो वुमेन का, और जो बेबी जिसका जन्म नहीं हुआ उनका, तो अनबर्न चाइल्ड का जो राइट है और जो वुमेन का राइट है, इसको बैलेंस करते हुए जजमेंट आना चाहिए। और चूंकि मैंने इस पे जो है लास्ट में डिस्कस दिस स्टेटमेंट लिख करके ये करने की कोशिश की है कि अगर ये क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन के रूप में ये स्टेटमेंट आता है तो आप इसे लिखने का आपका अप्रोच क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम इसे डिस्कशन करते जाएंगे, और ये आप इसे अपने शब्द में भी लिखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इम्पॉर्टेंट यही है कि आप समझते कितना हो और कितना आप आंसर में लिख पाते हो। समटाइम ऐसा होता है कि आप जानते तो बहुत कुछ है लेकिन आंसर में लिख नहीं पाते हैं, तो वहाँ से आपके मार्क्स नहीं आते हैं, तो वो रह जाता है। तो अभी देखो जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, परमिशन मिला था रिसेंटली, उसमें ना 26 वीक की जो प्रेगनेंसी थी वो एमटीपी एक्ट 1971 के तहत जो है उन्हें अथराइज मिला था कि आप जो है वुमेन की जो लाइफ है वो सही तरीके से नहीं चल रही है, मेंटल ट्रॉमा वो फेस कर रही है, तो उस ग्राउंड पे उन्हें जो है ये परमिशन मिलता है कि वो इसे अबॉर्ट कर सकती है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है पूरा कानून समझते हैं। देखो जो हमारा एमटीपी एक्ट 1971 का सेक्शन 5 है, वो सिंपली ये कहता है कि अगर वुमेन की जो लाइफ है या जो मेंटल हेल्थ है या किसी भी तरह का हेल्थ रिस्क है, तो ये जो फंक्शंस है उसे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, यानी उस केस में अबॉर्शन किया जा सकता है। आप देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 क्वेश्चन भी बने हुए हैं प्रीलिम्स में इससे कई बार। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वुमेन है उनका क्या राइट आता है। अगर हम राइट की बात करें वुमेन की, तो सबसे पहला राइट है मेटरनल वेलबींग का राइट। फिजिकली और मेंटली वुमेन जो है हेल्दी होनी चाहिए, ये उनको अपना अधिकार है ना। दूसरा जो राइट है वो इन्फॉर्म चॉइस का। देखो हमारे यहाँ ना कोर्ट डिसाइड कर रही है इसको जो है अपनी प्रेगनेंसी आपको कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। तो जो चॉइस है ना वो वुमेन का, वो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो डाउन हो जाता है, वुमेन का इंडिविजुअल चॉइस खत्म हो जाता है। तो ये मेक श्योर होना चाहिए कि जो वुमेन है उनकी भी जो है डिसीजन मेकिंग पावर, उनका भी ध्यान रखा जाए जजमेंट के टाइम पे। तो एबिलिटी होनी चाहिए इन्फॉर्म डिसीजन लेने की, जो कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब कोर्ट का जजमेंट आता है। बिकॉज जो जो रिक्वेस्ट किया जाता है कोर्ट के सामने अवॉइड करने का, उसके पीछे कारण ही ये होता है कि वो नहीं चाहती हैं इसे कंटिन्यू रखना, लेकिन जो जजमेंट आते हैं वो इस ग्राउंड पे नहीं आ पाते। तो एक तरह से इथिकली जो वुमेन का अपना एक जो राइट होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है डिसीजन में। साइड बाय साइड इसे हम देखेंगे, प्राइवेसी एंड डिग्निटी का ही मैटर माना जाता है, तो वुमेन की प्राइवेसी और डिग्निटी भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। नाउ इसमें हम देखेंगे एक 2017 का पुट्टा स्वामी केस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिसमें ये जजमेंट था आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का। तो उसके तहत भी हम देखेंगे कि जो वुमेन है उनका भी राइट टू लाइफ है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि जो फिटस है उसका भी राइट टू लाइफ है, तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे जो अनवांटेड चाइल्ड है उसके जन्म का अधिकार जो है वो एक तरह से देखा जाए तो वुमेन के ऊपर है, क्योंकि वुमेन चाहती नहीं है, लेकिन वो कितना निगेटिव और कितना पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस क्रिएट करेगा फीमेल के लिए, ये अधिकार जो है वो होना चाहिए वुमेन को। बिकॉज अल्टीमेटली जो आगे चल के सिचुएशंस बनेंगे वुमेन के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। तो दैट्स वाई ये भी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना। जेंडर इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि जब भी ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो वुमेन को ही फेस करना पड़ता है, जबकि मेल को अपनी बॉडी रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए वो फ्री होते हैं, कोर्ट के नज़र में उनके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं होती है। अब हम देखेंगे जो बी नागरत्ना ने इस जो जस्टिस जो हमारे जज थी, तो उनके द्वारा एम्फेसाइज किया गया कि वुमेन को डिसीजन लेना चाहिए इस रिस्पेक्ट में कि वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सिचुएशन उनकी कैसी है और वो आगे क्या कर सकती हैं बच्चे के साथ, बच्चे का भविष्य कैसा होगा, उस आधार पर वो डिसीजन ले सकती हैं। तो ये वुमेन का जो है राइट्स है जो होना चाहिए, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आता है। अब बात करते हैं जो चाइल्ड है उसके राइट की, जो अनबर्न चाइल्ड है उसका राइट क्या है। तो अनबर्न जो चाइल्ड है हमारा जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है वो प्रोटेक्ट करता है। वैसे बच्चे का जिसका जन्म भी नहीं हुआ है उसका भी राइट है।
अब ये राइट आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ बेसिकली लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है बच्चे को। नाउ हम देखेंगे पोटेंशियल लाइफ की होनी चाहिए। जो बच्चा जन्म हुआ है नहीं हुआ है, कोई भी जीव जंतु जो भारत की भूमि पर है, उनका एक अपना जो है राइट है, और जिसे जो मतलब लॉ ऑफ द लैंड है वो प्रोटेक्ट करती है। जस्टिस हिमा कोहली का इस पे जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है नहीं ग्रांट किया जाना चाहिए अनकंडीशनली, ये भी एक बयान है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। देखो, अनकंडीशनली मतलब कुछ कंडीशंस हों तभी, ऐसे ही नहीं कि आपको मन नहीं कर रहा है अभी आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, दैट्स वाई। तो ये नहीं होना चाहिए। और इथिकल ग्राउंड पे तो बिल्कुल भी इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे ना जो पत्थर होते हैं उनके अंदर भी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, राइट। तो जो मतलब एक तरह से हम जो फीटस है जिसके अंदर लाइफ हो चुकी है, तो आप उससे मारने का या अबॉर्ट करने का जो डिसीजन देते हैं एज अ जज, एज अ कोर्ट, एज अ जो हमारा इथिकली जो हमारे देश का कल्चर है, वो उसे क्या करता है, ख़त्म कर देता है। मतलब ये कल्चर हमारा जो है यहाँ पे डिवेलुएट होता हुआ नज़र आता है। हमारे फिलोसफिकल जो बिलीव्स हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा रिलीजियस सिस्टम है, वो पूरा यहाँ पे हर्ट होता हुआ नज़र आता है। अब बोलोगे मैम कि यूएसए में तो इसके ऊपर अभी आपने बताया कि चुनाव हो रहा, तो क्या उनके यहाँ इथिकल चीज़ नहीं है ये? देखो, इथिक्स ना हर देश की अलग अलग होती है। इथिक्स का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं होता है। अब जैसे हमारे देश में जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको घर में रखना बहुत मतलब अच्छा माना जाता है, गर्व की बात होती है। डिसीजन में जो होते हैं वो फादर के मन से लिए जाए, दादाजी जिंदा है तो उनके मन से लिए जाए, तो ये अच्छा माना जाता है हमारे यहाँ। जबकि वेस्टर्न कंट्री में इसे अच्छा नहीं माना जाता है, सेल्फ डिसीजन की बात होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर पगड़ी उतार देते हैं आप तो आपका इंसल्ट हो जाता है, इंसल्ट माना जाता है। लेकिन फॉरेन कंट्री में अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो अपनी आप टोपी उतारते हैं। तो ये दो अलग अलग ना, हर देश की इथिक्स अलग होती है, बाउंड्री के साथ इथिक्स का डेफिनेशन भी बदलता जाता है। तो इसलिए इथिकल ग्राउंड पे हमारे देश के अंदर ये सही नहीं माना जाएगा। तो एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है, और ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, तो इसमें एक इक्विलिब्रियम बनाने की ज़रूरत है। वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव राइट है, और जो बच्चा जिसका जन्म नहीं हुआ उसके सेफगार्डिंग के लिए क्या नेसेसरी स्टेप्स लिए जा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग की जा सकती है, उसको ध्यान में रखना है। अब चूंकि साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैलेंस स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है, चूंकि ये क्वेश्चन इस तरह के नहीं, एग्जैक्ट मैंने वर्ड चेंज किए हैं, कुछ क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है कि फीटल वायबिलिटी क्या होता है इन एबॉर्शन। देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फीटल वायबिलिटी इन एबॉर्शन एंड व्हाट इज इंडियाज लॉ ऑन एबॉर्शन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे कैसे अटेम्प्ट करोगे, ये आपको देखना है। और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए रखा है, बट फिलहाल आप इसे देखो कि ये क्या है, फीटल वायबिलिटी क्या होती है। देखो, इसमें ना यूएस का जजमेंट है। इंट्रोडक्शन में आप इन तीनों पॉइंट में से किसी एक को भी लिख सकते हो। तो फीटल वाइबिलिटी का मतलब ना जो प्रेगनेंसी होता है, अगर वो आपके, ऐसे तो 20 वीक्स माना जाता है, लेकिन इन जनरल 26, 28, 24, 23 तो 20 वीक से ऊपर, या अभी तो 24 वीक कर दिया गया है, उसे मैं डिस्कस करूंगी जो चेंजेस आए हैं। तो देखो, जो 24 वीक से ऊपर का जो मतलब फीटस होता है, राइट, तो उसमें ना लाइफ आ जाती है। तो फीटल वाइबिलिटी, तो वो जो लाइफ है उसकी वाइबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके लिए भारत के अंदर क्या कानून है, और क्या है अबॉर्शन का पूरा भारत के अंदर, उसे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में हमने थोड़े पॉइंट को डिस्कस किए, बट और नॉबल तरीके से आप इसे कैसे लिख सकते हो अपने आंसर में। तो आप जो है कोई एक, इस तीनों में से कोई एक जो है, मैंने आपके लिए ये तीनों को जो है यूज़ किया है, जो आपको पसंद आया आप इस पे लिख सकते हैं, इसे लर्न करके रख सकते हैं। और अगर आपको कोई और कोट या कुछ और इंट्रोडक्शन लगता है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट जो यूएस की है ना, वो ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देती है, परमिशन देती है अबॉर्शन का, कि वुमेन का राइट है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो ना। अब इंडिया के अंदर ना ऐसे लॉ को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। 20 वीक से ऊपर का अगर आपका प्रेगनेंसी है, तो वो डॉक्टर और वुमेन के ऊपर नहीं डिपेंड हो जाता है,
वो लीगली ग्राउंड पे चैलेंज होता है, मतलब ऐसा नहीं कि डॉक्टर के हाथ में है। तो इंडिया के अंदर क्या है, देखो जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है, उसके तहत हम देखेंगे कि अगर जो टर्मिनेशन होता है वो 20 वीक के अंदर का है, राइट, तो वो अलाउ किया जाता है डॉक्टर के एडवाइस पे। और जो है ये हो सकता है अगर मेडिकल हेल्थ ग्राउंड सही नहीं है तो। और कुछ केसेस में जो कि 20 से 24 वीक का है तो उसमें एबॉर्शन सीक हो सकता है, किया जा सकता है, अगर जो मामला है वो क्रिटिकली कंडीशंस का है। क्रिटिकल कंडीशन मतलब रेप विक्टिम का है। जो सेक्शन 3B है MTP एक्ट का, उसमें 7 कैटेगरी बताए गए हैं कि किसी तरह से फोर्स प्रेगनेंसी अगर है, तो जैसे कि रेप विक्टिम है या माइनर है या किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या वुमेन जो है डिसेबिलिटी से गुजर रही है, तो उस कंडीशन में इसे जो है किया जा सकता है। अगर जो 24 वीक से ऊपर की बात है, देखो अभी यहाँ पे ध्यान से समझो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। एमटीपी एक्ट का जो 20 वीक है ना, 20 वीक, और क्रिटिकल कंडीशन में रेप विक्टिम के केस में या माइनर के केस में 20 से 24 वीक का अगर समय है तो वो अबॉर्शन हो सकता है। लेकिन अगर ऊपर का समय हो यानी 24 वीक से ऊपर का समय हो तो उसके लिए जो है मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा, वहाँ से अप्रूवल लिया जाएगा, और अप्रूवल लेने के बाद ही जो है एबनॉर्मल कंडीशन में अबॉर्शन हो सकता है। बट रिसेंट समय में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको 20 से 24 वीक बताया, तो यहाँ पे आप देखोगे 2021 में जो टाइम है लीगल एबॉर्शन का, वो 24 वीक से ऊपर का किया गया। तो ये एक पॉइंट आप देख सकते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो, क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने आपको क्या बताया, 24 वीक वाला मेडिकल बोर्ड बैठेगा। लेकिन अभी आप 2021 में एक चेंजेस हुआ है, वो क्या हुआ है कि 24 वीक से ऊपर अगर है तो भी क्या हुआ है, वल्नरेबल जो वुमेन है उनके लिए ये परमिशन मिला है एबनॉर्मल कंडीशन में। कोर्ट ने 26 वीक की प्रेगनेंसी को भी हटाने का सेवरल केसेस में जजमेंट मिल चुका है। हमने देखा है जस्टिस नागारत्ना ने स्पेशल सिटिंग करके जो टर्मिनेशन है रेप विक्टिम का, जिसका प्रेगनेंसी 27 वीक से ऊपर हो चुका था, 27 वीक 3 डेज हो चुका था, उसे भी अलाउ किया था। 2022 में जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा अलाउ किया गया था, 24 वीक का जो प्रेगनेंसी है उसे रिमूव किया गया था, राइट। तो ये केस ध्यान में रखना है, 2022 का था, ये भी 24 वीक का था। और देखो यहाँ पे हमारे यहाँ ना बहुत दिक्कत वाली बात है, ये 24 वीक का था और इसमें भी जो वुमेन है वो मैरिड नहीं थी तो इसे अलाउ किया गया। लेकिन अभी हमने देखा दिल्ली वाला जो केस था जिसमें 28 वीक की प्रेगनेंसी थी और उसमें भी महिला जो थी वो 20 वर्ष की थी, अनमैरिड थी, तो उन्हें अलाउ नहीं किया गया। अगर मान लो वो दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जाती है तो क्या, क्योंकि समय तो लग जाएगा ना, अब इतना ज़्यादा समय हो जाएगा तो फिर वो आपका हेल्थ इशू आ जाएगा, तो ये मेडिकल ग्राउंड पे फिट नहीं बैठेगा। तो कहाँ पे कमी आ रही है, तो कमी आ रही है लेजिस्लेशन की, है ना। हमारे यहाँ कोई विशेष कानून नहीं है, स्पष्टता कानून नहीं है, इसके कारण ऐसी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिसेंट में जो चेंजेस हुए हैं 2017 में असम स्टेट के अंदर, ठीक है, बताओ बोरो वर्सेस स्टेट ऑफ असम, गुवाहाटी हाई कोर्ट का था, प्रेगनेंसी 26 वीक का था, माइनर जो चाइल्ड थी उनका रेप का इशू था, बट उसे भी अलाउ नहीं किया गया था। नाउ CGI बेंच के द्वारा बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें ये बताया गया है, जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन बनने की संभावना है, बैलेंस आउटपुट होना चाहिए राइट ऑफ वुमेन का और राइट जो है अनबर्न चाइल्ड का। तो इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना, जिसके आधार पर मैंने एक क्वेश्चन बना करके आपके साथ डिस्कस किया, और 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, राइट। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इस क्वेश्चन के आधार पे जो है आप अपने आंसर तैयार कीजिए। इसमें सारे एक्सपेक्ट्स आ रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम से वुमेन का, वेरियस फील्ड में, सोशल एटीट्यूड में, राइट, और बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट के कारण, ठीक है। तो क्या एम्पावरमेंट हुआ है, क्या वुमेन का राइट है, सारे एस्पेक्ट्स इधर से कवर हो रहे हैं। और इससे पहले जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो भी क्वेश्चन रिलेटेड ही थे। एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ बना के डिस्कस किया और एक आया हुआ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। तो दिस इज ऑल अबाउट दी आज का जो डिस्कशन था इस आर्टिकल पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।